हाँ जी, तो बात यहाँ पर हम जो कर रहे थे जिन सवालों पर, उनके रिगार्डिंग कुछ एक दो पॉइंट्स और रहते हैं। गौर से ध्यान से सुनिएगा इन सवालों में। एक कोई कार इस दिशा में किसी v वेग से गतिशील है किसी क्षण पर, और यहां पर ये कार इस दिशा में किसी एक त्वरण से भी त्वरित है, और पूछा जाता है कि जिस दिशा में ये कार चल रही है, कुछ ऐसे अपन यहां से इसे चलता मान सकते हैं ऐसे, और इस तरीके से हम चलता मानेंगे तो ये कार की दाहिनी साइड बाईं साइड हो जाएगी और ये कार की दाईं साइड हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर वेग भी दिखा दिया किसी क्षण पर और यहां पर त्वरण भी दिखा दिया, और पूछा जाता है कि ये कार जो चल रही है इसकी चाल बढ़ रही है या घट रही है। और दूसरा सवाल यहां पर पूछा जाता है, ये कार जो चल रही है ये बाईं तरफ मुड़ेगी या दाईं तरफ मुड़ेगी, ऐसा पूछा जाता है। दो बातें कि कार की चाल बढ़ रही है या, और ये दाईं तरफ मुड़ रही है या बाईं तरफ मुड़ रही है, ये चीजें यहां पर पूछी जाती है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे सवालों में आपको क्या करना पड़ता है बेटा, आपको यहां पर वेग का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, त्वरण को यहां पर आप वियोजित करेंगे, त्वरण के घटक लेंगे। तो त्वरण का एक घटक आप यहां पर बनाएंगे इस वेग की दिशा में। ये त्वरण का एक घटक किधर बनेगा, और एक घटक बनेगा वेग के लंबवत दिशा में। वेग के लंबवत दिशा में घटक को ए लंबवत से लिखते हैं, ये लंबवत का साइन होता है, ए लंबवत। और त्वरण का जो वेग की दिशा में घटक है उसे एटी स्पर्श रेखीय लिखते हैं। और अब इस त्वरण के दोनों घटकों से आपने क्या सीखा था, आपने देखा था, आपने बताया था कि जो स्पर्श रेखीय घटक होता है वो उसकी चाल को बढ़ने या घटने की बात बताता है, हाँ के ना? अगर स्पर्श रेखीय घटक वेग की दिशा में तो चाल, और वेग के विपरीत दिशा में होता तो चाल घटती। तो फिलहाल यहाँ ये जो त्वरण का घटक है ये वेग के अनुदिश जो आ रहा है, ये घटक इसकी चाल को बढ़ाने में मदद करेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप। एंड अभी हम मुड़ने की भी बात करेंगे, टर्न किधर करेगा उसकी भी बात करेंगे। तो हम जानते हैं कार यूं चलती बताई गई है, और जो यहां पर इसके वेग के लंबवत घटक है ये किस हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये किधर मुड़ेगी, ये कार लेफ्ट में मुड़ेगी। तो हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग लेफ्ट। तो अगर मैं यहां से एक और परिस्थिति आपके सामने कुछ ऐसी बना दूं, ये मैंने वेग दिखा दिया, ये मैंने त्वरण दिखा दिया, और अब मैं फिर से वही सारी बातें आपसे दोबारा से प्रैक्टिस करवाने की बात करूं, तो मुझे अब समझ आता है कि मुझे वेग को नहीं छेड़ना, मुझे किसको छेड़ना है, और त्वरण के घटक किए जाएंगे एक इस रेखा के अनुदिश और एक इस रेखा के लंबवत। तो त्वरण का यहाँ एक घटक ये होगा जिसका क्या नाम दिया जाएगा, एक ये घटक होगा जिसका क्या नाम दिया जाएगा, ए लंबवत वाला। अब बताइए, वेग के विपरीत है स्पर्श रेखीय त्वरण, तो क्या होगा बेटा, स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन, यानी धीमी होती कार हमें वहां पर नजर आई। और मुड़ने की परिस्थिति, ये कार यूं जा रही है बेटा, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है, तो त्वरण किधर है, बाएं हाथ की तरफ। तो किधर मुड़ेगी ये कार, बाईं ओर। तो यहां से फिर से क्या लिख देंगे बेटे, टर्निंग लेफ्ट। कोई दुविधा? यहां से एक और भाई, सही है मामला। तो यहां से एक और सवाल अगर मैं बनाता हूं कि ये कार इधर v वेग से गतिशील है और इसका त्वरण इस दिशा में है, अब बताइए यहां पर इसकी चाल बढ़ेगी कि घटेगी? तो आप जानते हैं इस त्वरण का
कोई भी घटक इस वेग के अनुदेश, जो भी त्वरण है वो पूर्णतया वेग के और वेग के लंबवत है, तो इसे क्या कह दिया जाएगा, ए लंबवत। और स्पर्श रेखा यानी वेग के अनुदिश वाला कोई घटक उपलब्ध, स्पर्श रेखा में कोई घटक उपलब्ध नहीं है, तो उस कण की चाल नहीं परिवर्तित होगी। एटी जीरो हो गया ना बेटा। एटी जीरो का मतलब हमने कल परसों भी सीखा था, हमने कहा था कि वहां पर अगर एटी शून्य है तो नियत चाल से चलता कण होगा, यानी यहां पर स्पीड बराबर नियत कांस्टेंट। और मुड़ेगा किधर, ये इधर जा रहा है, ये बायां हाथ, ये दायां हाथ, तो दाएं हाथ की ओर। तो क्या लिख देंगे, टर्निंग अब इस चीज को मैं यहां पर एक बार फिर से, मैंने कल भी कुछ बात की थी, मैं फिर से इसे कंक्लूड करने के लिए यहां पर कुछ लिखता हूं, गौर से देखिएगा। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वेग और त्वरण के बीच में यदि ये कोण थीटा है, और ये कोण थीटा यदि क्या हो, न्यून कोण हो, और न्यून कोण होगा तो इस त्वरण और वेग का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। और अगर ये धनात्मक है तो कण की चाल बढ़ेगी। यहां वेग और त्वरण के बीच का ये जो कोण है थीटा, ये कैसा है, अधिक कोण है। और अधिक कोण अगर ये यहां पर है, तो यहां पर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव होगा तो स्पीड घटेगी। और अगर वेग और त्वरण के बीच का ये कोण 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो, तो उस स्थिति में, समकोण वाली स्थिति में, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, जीरो। और जीरो है तो स्पीड नियत रहेगी। मानते हैं।
इधर का लिखा आधा। तो अभी 20 ही लोगों ने साइन किए क्या? उधर नहीं आया क्या कागज अभी? जो नहीं आ रहा उसका एडमिशन कैंसिल। पैसे वापस करेंगे भाई। कॉलेज में एडमिशन जब लेगा ना और अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो कोई पैसे वापस नहीं होते। तो वैसे ही होता है और तरीके से होना यही चाहिए। इसकी अटेंडेंस 60% से नीचे, उसका एडमिशन कैंसिल, घर ही रहो, वैसा होना चाहिए। किसका? जा नीचे जाके भर के आ पैसे। हाँ जी। तो सवाल यहाँ पर एक बताया गया है इसमें कि वी नियत चाल से। क्यों वी नियत? क्योंकि ऊपर लिखा है ये वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वी नियत चाल से चलेगा एक कण वृत्तीय पथ पर, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर। और जब ये आधा चक्कर कर लेता है तो उस आधे चक्कर में औसत त्वरण का और ताक्षणिक त्वरण का अनुपात अपने को बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर काम टुकड़ों में करेंगे। ये इधर वाला लिख लिया बेटा? टुकड़ों में काम आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए कि आपको औसत त्वरण पता लगे। और
औसत त्वरण के लिए हम यहां पर जानते हैं फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। किस अंतराल में औसत जानना चाहते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है आधे चक्कर में। और आधे चक्कर में अगर मैं औसत ज्ञात करना चाहता हूं तो सबसे पहले आधे चक्कर में लगा समय मैं यहां से निकालना चाहूंगा। तो आधे चक्कर में लगा समय, जिसे हम यहां पर टी टाइम या डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो बताइए आधे चक्कर में समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे आधे चक्कर में कितनी दूरी, पाई आर, ये दूरी हो गई बटे चाल वी। तो ये बिल्कुल यहां से अगर मैं इसे बिंदु ए कह दूं, इसे बिंदु बी कह दूं, तो यहां ए से बी तक आधे चक्कर को चलने में इतना समय लग चुका। और कल ही हमने एक बात और की थी कि जब हम वेग में परिवर्तन डेल्टा वी की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, 2v साइन थीटा, कितना लिख दूं, थीटा कितना लिख दूं, आधे चक्कर के लिए 100, मानते हैं ना बेटा। ए से बी जब आधा चक्कर हम यहां पर चल चुके होंगे तो जो तय किया गया कोण है वो 180 हो जाएगा बटे 2 यानी 90, साइन 90। तो कितना आ जाएगा, तो बताइए यहां से औसत त्वरण कितना लिख दूंगा, डेल्टा वी की जगह और समय की जगह पाई आर और वी बटे का पलट कर, तो क्या हो जाएगा। फिर दूसरा मुझे क्या चाहिए, तात्क्षणिक त्वरण। अब बताइए तात्क्षणिक त्वरण ए इंस्टेंटेनियस लिखा जाता है इसे। और किसी क्षण पर किसी वृत्तीय पथ पर घूमते कण के पास दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एक एसीपी और एक, यहां पर क्या नजर आ रहा है, एटी, क्यों, पक्का 100%। तो यहां से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एटी हो जाएगा 0। और एसीपी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या नजर आ रहा है, वेग, तो क्या लिख दूंगा, वी स्क्वायर बटे। और मैं किन दोनों का यहां पर अनुपात चाहता हूं, ए एवरेज का और ए इंस्टेंटेनियस का। तो ए एवरेज का मान बटे वी स्क्वायर बटे आर। तो या तो दोनों जगह कैपिटल या स्मॉल, आर आर है, तो वी स्क्वायर बटे आर से कितना बच जाएगा। इस सवाल पर स्टार लगा लिया क्योंकि ये मतलब काफी जगहों पर पूछे जाने वाला सवाल है। इसमें टुकड़ों में भी हो सकता है पूछी गई बात, हो सकता है सिर्फ औसत त्वरण पूछ ले, हो सकता है सिर्फ तात्क्षणिक त्वरण पूछ ले, या अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक सवाल में तीन चीजें हैं जो पूछी जा सकती है। ले भाई पाशा भाई फोटो।
मोहनलाल क्या इस बार टॉप करेगा क्या? 420। राइटिंग के नंबर लेगा क्या एक्स्ट्रा? देखा बेटा? चलिए आगे हेडिंग लिखते हैं। वृत्तीय गति में बल गति की। वृत्तीय गति में बल गति की। अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे उनमें हम गति की यानी काइनेमेटिक्स की बातें कर रहे थे। कोण कितना चलना है, कोणीय वेग कितना होगा, कोणीय त्वरण, औसत कोणीय त्वरण, औसत कोणीय वेग, किस दिशा में मुड़ना है, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी, इन सब की हमने बातें की। और ऑलमोस्ट हर प्रोफाइल जो आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम बुक वगैरह में मिलती है वो अपन ने देखी है। नोट्स को आप समय मिले तब गौर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको मिल जाएंगी, हर एक चीज मिल जाएंगी प्रॉपर। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं और हम कवर करना चाहते हैं अब कि अब वृत्तीय गति में जो बल है उन बलों की क्या परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें यहां से, इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। तो वैसे बलों का कोई बहुत बड़ा अलग नया चीज हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि बेटा त्वरण की बात बताओ। त्वरणों के कितने घटक देखे हमने? दो, एक अभी केंद्रीय और एक। तो हम यहां से क्या कहते हैं कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं बलों के लिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं अभी केंद्रीय बल। अभी केंद्रीय बल। और अभी केंद्रीय बल इसे हम लिखेंगे एफ सी पी। और इसको परिमाण रूप में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एफ सी पी बराबर द्रव्यमान गुणा अभी केंद्रीय त्वरण। भाई बल और त्वरण में इतना ही तो अंतर है कि वहां त्वरण को द्रव्यमान से गुणा करके लिख दिया जाता है। तो इसी के कारण हम यहाँ पर एफ सी पी को क्या समझ जाएंगे? एम। और ए सी पी को हम ओमेगा वी लिखे थे सबसे पहले। एसीपी को हम ओमेगा स्क्वायर आर लिखे थे दूसरे नंबर पर। और एसीपी को हम वी स्क्वायर बाय आर लिखे थे तीसरे नंबर पर। जिनमें से ये दूसरा और तीसरा सामान्यतया ज्यादा काम आता है, तो इनको मैं यहां पर इस तरीके से हाईलाइट कर दूं। बिल्कुल इसी प्रकार से नंबर 2 पर हम बात करते हैं स्पर्श रेखीय बल। स्पर्श रेखीय बल, इसको हम लिखेंगे एफ टी, टी फॉर टेंजेंशियल। और इसका भी सीधा सा यहां से रहेगा लिखने का तरीका द्रव्यमान गुणा एटी। और इस एटी को हम किस किस रूप में लिखना जानते थे? गौर से देखना बेटा। एम तो अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा डी स्पीड बटे डी टी। और इसी को अल्फा आर भी हम लिखना जानते थे, इसे भी हम यहां पर हाईलाइट कर। और फिर मुद्दा हम यहां पर ये बना देते हैं कि जब किसी वृत्तीय पथ पर घूमता कण है उस पर स्पर्श रेखीय दिशा में भी कोई बल हो सकता है। अगर स्पर्श रेखीय दिशा में बल है तो निश्चित तौर पर यहां पर हमें क्या मिलेगा? ये असमान वृत्तीय गति मिलेगी। मिलेगी कि नहीं? क्योंकि स्पर्श रेखीय दिशा में बल है तो यहां पर इसका वेग परिवर्तित होगा। और वेग जब परिवर्तित होगा, वेग नहीं सॉरी, चाल, चाल जब यहां पर परिवर्तित होगी तो उसके कारण अपने को ये असमान वृत्तीय गति नजर आएगी। अगर ये वाली चीज जीरो हो जाए तो बेटा चाल परिवर्तित नहीं हो सकती, फिर और सिर्फ यहां पर उसकी
दिशा मुड़ेगी, जो किसके कारण मुड़ती है, एफ सी पी के कारण। और इन दोनों का परिणामी यहाँ पर क्या बनता है, कुल बल, नेट फोर्स। और यहां से इस कोण को, स्पर्श रेखा से कुल बल के कोण को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से कुल बल का आपको फॉर्मूला बताऊं तो आप क्या लिख देंगे बेटे, एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी पी का स्क्वायर। अगर मैं m कॉमन ले लूं तो फिर से ये क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी पी स्क्वायर। कोई नई बात नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर कोण जानना चाहूं तो टेन थीटा कैसे लिखा जा सकता है बेटे, एफ सी पी बटे एफ, ये दोनों चीज। बढ़े आगे। चले भाई, देखिएगा क्या यहाँ पर समस्या है। और ये समस्या नहीं है, ये मतलब नादान मूर्ख बच्चों की एक थोड़ी छोटी सी नासमझी है, जिसको एक बार ध्यान से समझते हैं अपन। हटा दो इसे। हमारी स्थिति हम यहाँ पर कैसी बताना चाहते हैं, ये एक क्षैतिज तल है, गुरुत्वीय बल बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक रस्सी ली, रस्सी का एक मुक्त सिरा लिया, वहां पर एम द्रव्यमान बांध दिया और उसको इस तल में घुमा दिया। मैंने कहा जानबूझकर मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर गुरुत्वीय बल नहीं है, यानी ये गुरुत्वीय बल के कारण ये पत्थर नीचे नहीं आएगा, जहां जिस तल में मैं घुमाना चाहता हूं उसी तल में घूमता रहेगा।
और उसी को बोर्ड पर मैं यहां पर बना देता हूं। ये वृत्तीय पथ, ये केंद्र O, और यहां पर जिस पत्थर को हम घुमाने की बात कर रहे हैं वो पत्थर, और जिस रस्सी को यहां पर लिया गया है L उसकी लंबाई, M उसका द्रव्यमान, और जिस चाल से मैं घुमाना चाहता हूं उसकी चाल V। मेरा सवाल यहां पर यह है, इस पत्थर पर कुल कितने बल लग रहे हैं? स्थिति, इस पत्थर पर कितने बल लग रहे हैं, कौन कौन से? दो। पहला, तनाव। दूसरा, दूसरा, हाँ, चाल नहीं बदल रही, नियत चाल, नियत चाल, अभी केंद्रीय, एफसीपी लिख दूं। और तीसरा, दो, एमजी, एमजी नहीं, मैंने बोला ना गुरुत्वहीन क्षेत्र है, मैंने बोला था कि आपको ये दिक्कत ना है कि ये घूम के सराय क्षेत्र स्थल में, मैंने कहा मान लो गुरुत्वीय बल बिल्कुल नहीं है, तो क्षेत्र स्थल में घूम रहा है। तो डन। चलिए, तो यहां पर ये जो दो बलों की आपने बात की है, पहला कौन बोल रहा है? पहला मतलब एक ही, तनाव, सिर्फ और सिर्फ तनाव। और कोई समाधान आपके पास हो, और कोई चीज? यही वाला है। चलो सुनते हैं, बात को ध्यान से सुनते हैं। यहां पर कई सारे नाम हमारे सामने आते हैं। एक तीसरा नाम यहां पर ये भी आ सकता था, जिसको आप शायद कभी सुने होंगे, अपकेंद्रीय बल। एक ये जिसको आपने क्या कहा, अभिकेंद्रीय बल। तो हम इन सारी मुसीबतों को एक बार में सुलझा लेते हैं। बेटे, यहां पर आप सबसे पहले नंबर 3 से शुरू करेंगे। अपकेंद्रीय बल वास्तव में कोई बल होता ही नहीं है। अपकेंद्रीय बल कुल मिलाकर देखा जाता है तो क्या होता है? स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स कब लगता है? जब हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। यानी इस अप केंद्रीय बल, यानी इस स्यूडो फोर्स को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लगाया जा ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि इस स्यूडो फोर्स का, इस आभासी बल का एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई रोल हो ही नहीं सकता है। ये आभासी बल, ये स्यूडो फोर्स तब लगाया जाता है जब आप एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में बैठे हो। इसका मतलब ये है कि जब कभी इन सवालों को अगर मैं अपनी इच्छा से सॉल्व करने के लिए इस द्रव्यमान पर जाकर बैठ जाता हूं, तो उस द्रव्यमान पर जाकर बैठने पर, क्योंकि ये द्रव्यमान त्वरित है कि नहीं है, किस दिशा में त्वरित है? केंद्र की ओर, हाँ के ना? क्योंकि स्पर्श रेखा में तो हमने क्या कह दिया, वेग, सॉरी, चाल नियत है, इसीलिए यहां पर स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं होगा, पर त्वरण अभी केंद्रीय तो होगा ना। और अभी केंद्रीय त्वरण अगर है तो वहां पर हम क्या कह देंगे कि ये निकाय त्वरित है, और निकाय त्वरित है तो त्वरित निकाय यानी अजड़त्वीय निकाय पर बैठने पर स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है, और स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। उसी स्यूडो फोर्स को किस नाम से जानते हैं? अपकेंद्रीय बल। यानी अपकेंद्रीय बल कुछ बल है ही नहीं, इसको लगाना ही नहीं है। ये कब लगाए जाने की संभावना बनाएगा? जब आप उसी त्वरित घूमते वृत्तीय पथ पर, घूमते निकाय पर जाकर बैठो। तो फिलहाल हम यहां पर ऊपर जाकर नहीं बैठ रहे बेटा। हमारा जो भी प्रेक्षक है वो कहां पर है? धरातल पर। और धरातल पर है तो स्यूडो फोर्स यानी अप केंद्रीय बल भी नहीं लगेगा। दूसरी बात,
फिर आते हैं हम अभिकेंद्रीय बल के ऊपर। तो बेटे अभिकेंद्रीय बल भी कोई बल नहीं है, अभिकेंद्रीय बल भी कोई बल नहीं है। अभिकेंद्रीय बल सिर्फ आपको इतना बताता है कि केंद्र की ओर कितना बल चाहिए, केंद्र की ओर कितने बल की आवश्यकता है। वास्तव में अगर कोई बल हो सकते हैं तो वो यहां पर कुछ इस प्रकार के ही बल हो सकते हैं। रियल फोर्स यहां पर हमें जो मिलेंगे वो रियल फोर्स कुछ ये मिल सकते हैं। पहला, गुरुत्वीय बल। आपको शायद न्यूटन लॉ में पता हो, सबसे पहले हमने किस बल को डिस्कस किया था? गुरुत्वीय। उसके बाद अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसको हम किससे लिखते हैं? एन से। तीसरा तनाव। चौथा स्प्रिंग बल। पांचवा पांचवा घर्षण। यानी कुल मिलाकर यहां पर जो मैकेनिक्स में रियल फोर्स होंगे वो यही होंगे। सुनते जाना मेरी बात को, कहानी का अंत। मैं कह रहा हूं कि यहां पर अभी केंद्रीय बल कोई बल होता ही नहीं है। ये तो ये बताता है कि केंद्र की ओर कितने बल की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इनमें से कौन विद्यमान है। इसका मतलब कि जब हम इस कण को, एम द्रव्यमान के कण को v चाल से l त्रिज्या के पथ पर घुमाएंगे तो हमें वहां पर कुल कितने बल की आवश्यकता होगी? mv² बटे l। और इस बल को प्रदान करने के लिए वहां इनमें से किसी न किसी को होना पड़ेगा। तो फिलहाल वहां कौन मौजूद है? रस्सी। और रस्सी क्या लगाती है? तनाव। यानी तनाव बल हमारे लिए इस बल को प्रदान करने का काम करेगा। यानी कुल मिलाकर ये तो क्या हो गई बेटा? आवश्यकता। और उसको प्रदान करने के लिए उपलब्धता ये है। जो उपलब्धता या जो उपलब्ध बल है वही वहां पर एकमात्र बल नजर आ रहा है। ये तो सिर्फ, जैसे मान लो यहां पर क्या होगा, गौर से सुनना, कैसे हम इसे आवश्यकता कह रहे हैं। मान लो मैं इस कण की चाल v को बढ़ा देता हूं। कण की चाल v को बढ़ाने से बल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, बल्कि आवश्यकता बढ़ जाएगी। केंद्र पर घूमने के लिए आवश्यक बल की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी mv² बटे r का वैल्यू बढ़ जाएगा, आवश्यकता बढ़ जाएगी। और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कौन उपलब्ध है? तो वहां से अपने आप रस्सी में तनाव भी बढ़ जाएगा। अगर रस्सी कमजोर हुई, तनाव बढ़ाने की कोशिश में रस्सी टूट गई, तो फिर घूर्णन संभव नहीं है। अगर सोचो ये खुद बल होता तो बिना तनाव के ये घुमा लेता कि नहीं घुमा लेता? अरे घुमा लेता कि नहीं घुमा लेता? पर ये खुद बल नहीं है। ये तो बताता है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे आर त्रिज्या के पथ पे घुमाओगे, मुझे वी वेग से घुमाओगे, एम द्रव्यमान इतना जोड़ना है तो मुझे इतना बल चाहिए। और इतने बल को प्रदान करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे ये यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ चंद्रमा है। अब चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है कि नहीं घूमता? अब बताओ, पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा को घूमने की उस परिस्थिति में कौन से बल होते हैं? कौन बल होता है? गुरुत्वीय बल। अब कोई कहे कि नहीं अभी केंद्रीय बल भी होता है। अबे कौन अभी केंद्रीय बल? गुरुत्वीय बल वहां अभिकेंद्रीय की तरह कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल के लिए जितनी आवश्यकता होती है वो गुरुत्वीय बल उतना बल प्रदान करता है। वो खुद अभिकेंद्रीय बल कोई बल नहीं होता। वहां सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी और गुरु चंद्रमा के बीच में आप क्या लगाते हैं? Gm1m2 बटे r²। और उसे किसके बराबर कर देते हैं? mv² बटे r के बराबर कर देते हैं। दोनों अलग अलग बल नहीं। अगर दोनों बल होते तो मैं दोनों बलों को जोड़ता कि नहीं जोड़ता? जोड़ना पड़ता। मैं जोड़ता नहीं हूं, मैं बराबर करता हूं। यानी कुछ एक आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिए हमें यहां पर कुछ बल मिलते हैं। जैसे, और समझो,
जैसे यहां पर और सुनना गौर से और बेहतर समझ आएगा। ये सड़क है बेटा, और ये आर त्रिज्या की सड़क है, ये केंद्र है। यहां पर एक कार है, ये कार इस सड़क पर मुड़ना चाहती है। अब क्या कार को सड़क पर मोड़ने के लिए हम रस्सी बांध के खींचते हैं? हम सिर्फ स्टीयरिंग मोड़ देते हैं और हम चाहते हैं कि कार मुड़ जाए। कार का द्रव्यमान m, कार की चाल v, और इसकी त्रिज्या अगर r हो तो कार को हम मोड़ना चाहते हैं। मोड़ने के लिए हम स्टीयरिंग घुमा देते हैं, और स्टीयरिंग r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घुमा देने पर हमें बल की आवश्यकता कितनी हो जाती है? अब ये बल नहीं लगा, ये तो उस बल की आवश्यकता हमने उत्पन्न कर दी जो यहां पर r त्रिज्या के पथ पर घुमाने के लिए चाहिए। अब वहां पर कोई बल आएगा, इनमें से कौन आता है? यानी इस तरफ अब वास्तविकता में बल कौन लगता है? इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्धता यहां पर कौन देता है? घर्षण। तो बल कौन हुआ? मात्र घर्षण, ये बल नहीं है। यानी फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं इस कार का बनाऊं ना, फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें हम बल दिखाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बल दिखाऊंगा, कौन? केंद्र की ओर। और फ्रिक्शन का कितना वैल्यू हमें चाहिए वो ये बताए। इसीलिए होता क्या पता है, जब हम बहुत तेजी से किसी वृत्तीय पथ को पार करना चाहते हैं तो v ज्यादा होने के कारण आवश्यकता बल की बढ़ जाती है, और उतना घर्षण उपलब्ध नहीं अगर रहा, चिकनाई के कारण या किसी के भी कारण या बहुत ज्यादा वेग के कारण अगर उतना घर्षण नहीं उपलब्ध रहा, तो हम वृत्तीय पथ पर बाहर फिक जाएगी हमारी गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा। बात समझते हैं? तो अगर अगर ये खुद बल होता तो गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों होता? क्योंकि हमने वेग बढ़ा दिया, वेग बढ़ा दिया तो बल बढ़ा दिया, तो ये बल है ही नहीं, ये तो मात्र आवश्यकता को बताता है। आवश्यकता पूरी हुई तो निश्चित रूप से आप वृत्तीय पथ पे घूम लेंगे। अब आवश्यकता पूरी होगी या नहीं होगी ये कौन डिसाइड करेगा? इनमें से कोई एक। रस्सी है तो तनाव, रस्सी मजबूत है तो घुमा देगी पत्थर को। रस्सी धागा कमजोर पड़ गया, होता है ना कभी कभी अपन एक पत्थर बांध के डोरी पे घुमाते हैं, घुमाते रहते नहीं टूटता, पर कभी खेलते खेलते जोश जोश में तेजी से घुमाने लगते हैं, डोरी टूट जाती है। ठीक है, तो वैसी ही चीज है बिल्कुल। वहां पर कार का टर्निंग भी वैसा ही, इसीलिए हम सावधान हो जाते हैं वृत्तीय पथ पर जब घूमने लगते हैं, तो अपने आप हम खुद ब खुद वेग को क्या कर लेते हैं? कम। क्योंकि त्रिज्या कम कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं दोबारा सड़क बनाने लग जाएंगे। सड़क तो बनी बनाई है, त्रिज्या तो उसकी बनी बनाई है। कार का द्रव्यमान भी अपन चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी चाल घटा लेते हैं ताकि हम सुरक्षित तौर पर उस घर्षण की उपलब्धता में सड़क पार कर सके। गीली सड़क होती है जहां घर्षण जब और कम हो जाता है, या रेत पड़ी होती है किसी टर्न पर जहां घर्षण और कम हो जाता है, वहां हम और ज्यादा सुरक्षा के लिए वेग और कम कर लेते, ताकि आवश्यकता ही कम होगी तो फिसलने की संभावना भी कम हो जाएगी। ये लिखना एग्जैक्ट ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लिखना बेटा। और हमेशा ये जो आवश्यकता है ना mv²/r, ये हमेशा केंद्र की तरफ होगी। आवश्यकता हमेशा, क्योंकि वृत्तीय पथ पे घूमना है तो केंद्र की तरफ चाहिए होता है बल, यानी जो आवश्यक बल चाहिए होता है वो केंद्र की तरफ होना चाहिए।
हो गए भाई लोग सबके साइन? कोई रह गया क्या नादान मासूम? देना उसको, पीछे रखे हुई है वो शीट देना। अबे आगे पास कर दे भाई, ऐसे शर्माना क्या है यार? इतनी अच्छी हेयर स्टाइल है तेरी, फिर शर्माता क्यों है? कौन रह गया? आधी उपस्थिति भी नहीं है देखा जाए तो। 50%, मतलब इसमें 155 नाम है, आपने देखे होंगे, उनमें से 75 लोग हैं सर। नहीं वो नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब आप सोचो कितना मतलब बड़ा स्कैम है ये पेरेंट्स के साथ। और वो समझा भी लेते होंगे अपने घर वालों को, इतना टैलेंट है कि वो मना भी लेते होंगे, वो बोल भी देते होंगे कुछ ना कुछ कि नहीं नहीं, कोचिंग में अब ऑफलाइन बंद हो गई है, अब सिर्फ ऑनलाइन चलती है। आधों ने तो ये भी बोल रखा होगा। फिर किसी दिन भूले बैठ के कोई पेरेंट्स आ जाते हैं, सर हमारा बच्चा कैसा है? ये आपका बच्चा है? होता है यार, मतलब हमारे साथ तो होता ही है। अभी वो दौर शुरू नहीं हुआ, जैसे दिवाली आती जाती है फिर पूछते हैं। तो दिवाली तक तो आप अभी 75 हो, तो दिवाली तक कितने बचोगे? 60 मान लेते हैं, बहुत अच्छा सोच के 60 मान लेते हैं। तो अब 155 में से 55 60 है, 100 गायब है। अब बताओ कैसी परफॉर्मेंस चल रही है इसकी? अच्छी है सर, हमसे ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस हॉस्टल वाले जानते होंगे, वही उन्हीं के साथ ज्यादा रहता है। यार फायदे नुकसान के चक्कर में है यार, अब सिस्टम में। पर सलाह मेरी यही है, जो आ रहे हैं ना वो कोशिश करना कंटिन्यू है। क्योंकि काफी बार हमें लगता है, काफी बार हमें क्या लगता है कि हम एक रेस दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, हमें अंत बहुत दूर लगता है, बहुत दूर यार, अभी तो ना बहुत दूर है। और हम उस अंत को बहुत दूर देख के बीच में ही पहले कहीं रुक जाते हैं, है ना? आराम नहीं, रुक ही जाते हैं, आराम वाली अलग चीज है। अब वो दौर तो रहा ही नहीं, वो कछुए खरगोश वाला, उसमें खरगोश तो फिर भी चलने की कोशिश तो करता है, फिर वो बीच में कहीं रुक जाते हैं। फिर लास्ट में होता है ना कि यार अब दिसंबर जनवरी आ गया, एग्जाम आ गया, फिर वो मोटिवेट होते हैं बीच में कि अरे यार, या उनके उनको दया आ जाती है, अपने पेरेंट्स पे अल्टीमेटली दया आ जाती है ना? काफी बार ऐसा होता है ना कि यार दया आ गई पेरेंट्स पे कि पढ़ लेते हैं, फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, आखिरी के 3 महीने फिर उनके 450 500 नंबर आते हैं, फिर वो अपने घर वालों को समझाते हैं कि पापा मैं लास्ट में ही पढ़ा था, मैं ढंग से, इस तरह में मेरे 500 नंबर आ गए, मेरे को एक मौका और दो, मैं कर लूंगा। वो ऐसा समझा लेते हैं, और मासूम भोले भाले पेरेंट्स वो मान भी जाते हैं, हाँ बेटा तू सही कह रहा है यार, एक बार में तो किसी का होता भी नहीं है ये वो। जबकि सोचिए उस पूरी कहानी में अगर वो बीच में ढीला नहीं पड़ता ना, वो चले जाता, वो क्लास भी आता, वो 7 घंटे ना पढ़ के डेली के 5.5 5 घंटे भी रेगुलर पढ़ता रहता ना, तो क्या होता है कि ये रेस ऐसी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सीन है सारा।
क्यों, अगर वो करता रहता ना तो उसके 450 की बजाय 550 500 कुछ बन ही जाता। डेफिनेटली मार्क्स तो ज्यादा आते ही ना। और वो बस उसको ये लगता है कि तो बहुत दूर है यार, मैं तो पिछड़ गया हूँ। अरे ये पिछड़ना विछड़ना कुछ नहीं था, आप कंटिन्यू रहो। क्योंकि 100 बंदे दौड़ रहे हैं ना, तो उसमें हर कोई थकता है, हर किसी का उस दौर में बुरा फेज आता है। और आप अगर अपने बुरे फेज में कि यार मैं 15 दिन नहीं पढ़ा, 1 महीना नहीं पढ़ा, अब क्या जाऊंगा, अब तो छोड़ ही देता हूँ, तो फिर वो आपने वहीं ड्रॉप कर दिया, तो आप तो रेस से ही बाहर हो गए ना सर, आप तो खत्म हो गए। फिर जो बाकी बचे हैं ना, उन बचे में से भी धीरे 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 कम होते जाते हैं, तो अंत में लड़ाई लड़ने वाले योद्धा बचते हैं मात्र 20, और उनमें से मान लो सेलेक्ट होने 10। तो उनके लिए तो क्या बचा है, बहुत कम कॉम्पिटिशन बचा है। ये वास्तविकता है भाई। अंत देखना आप इस बैच का, जब भी आप अंत होगा ना, तो मैं जरूर यहाँ पे खड़ा रहूंगा, है ना। और आप में से यहाँ पे मेरे को 28 से 30 बंदे मिलेंगे मात्र। अरे भाई, ऐसा नहीं, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ, और ये सत्य नहीं हो तो भी पलट देना, ऐसा ही होगा। अब मुद्दा वही है कि आप 150 में अगर किसी की बैच में रैंक आ रही है 10, उसको लगता है कि यार कुछ बड़ा है, पर जब लास्ट में 28 30 में से उसको 10 में आएगा ना, तो उसको लगेगा कि आसान है, सब कुछ चल रहा है। और वही जब मेजर शुरू होंगे, तो उन्हीं बच्चों की डेफिनेटली परसेंटेज परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जो अंत तक रुके रहेंगे। और उसको लगेगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि श्योरिटी कभी नहीं होती किसी चीज की, श्योरिटी तो तब होगी जब एग्जाम वाला दिन भी आपका अच्छा जाएगा, तब है मुद्दा। पर लड़ाई लायक आप तब बचोगे जब आपका डेली रेगुलर आने का प्रयास बना रहे। अभी से जरा जरा से माइनर टेस्ट जिनमें मुश्किल से 6 7 चैप्टर आते हैं, उनके लिए लोग 2 दिन 3 दिन पहले क्लास आना बंद कर देते हैं। हम तो पढ़े, तो क्लास में क्या कीर्तन होते हैं? हाँ? यहाँ क्या कीर्तन होते हैं भाई कि यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती? पढ़ते तो आप घर पे ही हो, घर पे पढ़ना है तो भाई जब आपको टेस्ट के अगले ही दिन बता दिया जाता है कि भाई 21 दिन बाद 20 दिन बाद जो टेस्ट है उसमें इतना इतना सिलेबस आ रहा है, तो 18 दिन में नहीं पढ़ना, पढ़ना 2 ही दिनों में आखिर। उन 18 दिनों में तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, 2 ही दिन में है सारी प्लानिंग। और इस सारी प्रक्रिया में बेचारे जो मासूम पेरेंट्स है वो किसते रहते हैं? उनको लगता है हमारा बेटा तो पढ़ता है, अच्छा करता है, मेहनत करता है, नंबर ही कमाते हैं, हो सकता है प्रेशर ज्यादा रहता हो कुछ। अरे काहे का प्रेशर यार, 5 घंटे अगर तुम डेली पढ़ना कंटिन्यू रखो, 5 घंटे 5.5 घंटे 6 मान लो, कोई बहुत अच्छा अगर करना चाहता है तो, और वो कंटिन्यूटी रखनी है बस, और कुछ नहीं होता। डिसकंटिन्यू अगर किसी को रहने का अधिकार है ना, तो वो सिर्फ विशेष परिस्थिति में साल में 2 3 बार, कभी एक आध दिन फीवर वगैरह आ जाता है, वो बाकी कुछ नहीं, रेगुलर नॉर्मल चलता है सब। अब बाकी तो बहाने, ऑनलाइन बंद कर दो, क्या है ये सब तो एक सुविधा है भाई, अब सुविधा का ही दुरुपयोग करने लगे। घर वालों ने मोबाइल दिया पढ़ने के लिए, इंस्टाग्राम चला रहा है, तो ये अब इसमें इनमें मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए घर वालों को, पेरेंट्स को मासूम बेचारा कहता हूँ। वो सोच के कुछ और काम करते हैं, और यहाँ पर जो दानव है ना, वो दानव कुछ और कर रहा होता है। और उनकी परिस्थिति ऐसी है कि ना उस दानव का वध कर सकते, क्योंकि पाल पोस के भी उन्होंने दानव बनाया है। तो फिर से मेरी सलाह भाई, जितने लोग आ रहे हैं ना, कुछ भी हो जाए, आपको लगेगा बीच में कई बार ऐसा भी लगेगा कि 4 लेक्चर ऐसे लग रहे हैं जिनमें से आपको लगे कि यार मेरे को तो इन 2 में ये टॉपिक तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, छूट गया। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका हल ये नहीं है कि आप क्लास छोड़ दो, क्लास करोगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। क्लास छोड़ देंगे सर, ये तो समझ नहीं आता सर हमें, तो नहीं कुछ और जो ये कुछ और के चक्कर में पड़ गया ना, वो चक्कर काटता रहेगा, ब्रह्मांड है यहाँ पे। वो इधर जाएगा, फिर वहां पड़ेगा 4 दिन, फिर वहां भी है, फिर उधर जाएगा, फिर उनका अंत होता है अगले साल। फिर फिर वो प्रक्रिया साल दर साल बढ़ती जाए, कहीं जहां बैठे हो वहां बैठे रहो। वो यही होता है भाई पंचवर्षीय वालों के साथ। वो पंचवर्षीय वालों का अनुभव इतना ज्यादा होता है जितना हमारा नहीं होता। उल्टा हमें आके ज्ञान पिला देंगे कि सर ऐसा ऐसा था, उस साल उस बैच में ये क्वेश्चन कराया था, और उसमें वो एग्जाम में वो गलत आया था, इस एग्जाम में ये था, और इसमें तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कितना पढ़े क्या पढ़े। भाई जब तेरे को सब कुछ पता है तो तू यहाँ कर क्या रहा है? क्यों क्यों कर रहा है ये सब कुछ?
करो 5 साल घर वाले के साथ। वो पिसते रहते हैं, वो जवाब दे नहीं पाते किसी को, न पड़ोस में जवाब दे पाते। क्या कर रहा है बेटा? तैयारी करता है, पढ़ रहा है, तैयारी करता है, बढ़िया, इस साल तो हो ही जाएगा। पर आप जानते हैं, मतलब जब ऊपरी मन से दिखावे के लिए झूठ बोला जाता है ना, तो उसका दर्द कितना होता है। कि उनको पता भी है कि ये निकम्मा है, ये 4 साल से क्या कर रहा है, उनको पता भी है, पर फिर भी उनको डिफेंड करना पड़ता है। डिफेंड नहीं करें तो दुख। और उम्मीदें हम करते हैं कि नहीं, हमारे घर वाले सपोर्ट करें। भाई सपोर्ट करने के लिए कुछ मत करो, न दिखावे के लिए पढ़ो, ना कुछ करो, बस ईमानदारी से कंटिन्यू 6 घंटे पकड़ के बैठना है, पढ़ना है। टेस्ट के बाद 4 दिन मक्कारी काटनी है, घूमना है फिरना है, यारी दोस्ती निभानी है, फोन चलाना है, सब करना है। वो सब क्यों करना है भाई? किसके लिए करना है? कोई कुंजी, सब पूछेंगे क्या कुंजी है सर, कैसे पढ़े कि क्या हो जाए, कौन सी बुक करेगी? अरे कुछ नहीं करना भाई। जितना सा समय है ना, उतने से समय में जो किताबें, जो कंटेंट अपना है ना, उसी को 2 बार 3 बार कर लोगे ना, वही है। कुछ नहीं करना उसके बाद, ईमानदारी से वही करना है, पर डेली करना है। कुछ बच्चों को मैंने कहा होगा, शुरुआत में आते थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि सर डेली फिजिक्स के कितने क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने कहा था बेटा अभी तुम्हारी श्रद्धा, तुम अभी नादान हो, पहली पहली बार ड्रॉप ले रहे हो, तो 20-25 सवाल हर दिन के करो। लेटेस्ट तुमसे जब फीडबैक लिया तो अभी भी वो 20 सवालों पे अटके हुए। अबे 3 महीने में भी तुम 20 ही सवाल कर रहे हो, बढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? कम से कम भी एक दिन में, नीट के एग्जाम में कितने सवाल करने होंगे फिजिक्स के? तो कम से कम अपन डेली के 50-45 क्वेश्चन करने की आदत तो डाले ना यार। अब तुमको डे वन पे आते ही कह दिया जाता कि नहीं तुम तो हर दिन 50 सवाल करो, बेचारे बच्चे से 50 सवाल हो ही नहीं रहे, तो क्या कहता मास्टर? यही तो बोलेगा ना कि 20 से शुरू कर, अगले टेस्ट तक तू 20 से 25 क्वेश्चन डेली करने लगेगा, फिर 30, ऐसे करके करके 35-45 हर दिन की तेरी हैबिट हो जाएगी। और जैसे तूने कंटिन्यू हर दिन 50-55-60 क्वेश्चन करने की हैबिट डाल ली अंत तक, जनवरी फरवरी मार्च से, क्या करना है टेस्ट में? वही काम जाके दोबारा कर। और पेपर का लेवल, आप मुझसे तो पंचवर्षीय योजना वाले वो भक्तगण आपको बता ही देंगे पेपर का लेवल कैसा आता है। सड़ा सा। उनका एक ही कहना रहता है पेपर के बाद, सब थोड़ा सा पढ़ लेते ना, 145 से कम नहीं आते। सच्चाई, ये एक भी शब्द में मनगढ़ंत नहीं बोल रहा भाई, ये मैं सुन सुन के मेरे ना, मतलब इतना गुस्सा आता है वो जब बोलता है ना कि एक रेप्टा दूं खींच के, कि क्यों नहीं पढ़े फिर? करना वही है, फॉर्मूले, 2 लाइन का सोल्यूशन और सवाल का आंसर। आंसर भी ऑप्शन में, कई बार तो बेचारा ऑप्शन वाला इतने सीधे ऑप्शन देता है कि नहीं भी सॉल्व करेगा ना तो भी पता लग जाएगा कि 60 आना है कि 1000 आना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये है मुद्दा। समझो इन चीजों को। मेरे को थोड़ा सा दुख तो हुआ ही, दुख व्यक्त नहीं कर सकता। चलो, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सवाल हम यहां पर देख लेते हैं। पहला सवाल लिखिएगा।
बताओ तनाव कितना हो जाएगा। तो हम यहां पर सीधी सीधी बात जानते हैं कि एक कण 2 kg का जिसे हम घुमाना चाहते हैं, उसको घूमने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बांध रखी है, रस्सी। रस्सी की ही जिम्मेदारी है कि यहाँ पर उसको घूमने के लिए आवश्यक बल उपलब्ध कराया जाए। तो तनाव कितना हो जाना चाहिए, mv²/r। और यही सॉल्व किया होगा 25 न्यूटन। फिर मैंने आपसे ये पूछा कि अब बताओ यदि इस रस्सी की अधिकतम तनन सामर्थ्य जो है वो कितनी है, 100, तो कितनी तेजी से घुमाया जा सकता है। रस्सी की लंबाई वही है और वही है। तो हम यहां पर अब की बार तनाव का अधिकतम मान रख देंगे 100 बराबर इसे इस अधिकतम v max² के बराबर कर देंगे। क्योंकि मुझे पता चाल बढ़ेगी तो तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ाते बढ़ाते 100 ही कर सकता हूं। और m यहां पर मुझे दिया गया है कितना, 2। तो 100 इज इक्वल्स टू 2 वी मैक्स स्क्वायर बटे आर भी 2। ये कटेगा, वी मैक्स कितना आ जाएगा, 10 मीटर। कितना, 1:1। एक अनुपात एक तो नहीं हो सकता, देख लेते हैं। यहां पर देखो, अभी हमने उस रस्सी के केंद्र से, मतलब वहां केंद्र से दो, एक रस्सी एल लंबाई की, फिर एम द्रव्यमान, फिर एक और एल लंबाई की रस्सी, और फिर 2m द्रव्यमान। रस्सियां जो भी है वो द्रव्यमान हीन है। ऐसे सवालों में सबसे बेहतर उपाय क्या रहता है, सबसे पहले आप यहां पर इस सबसे बाहर वाले द्रव्यमान के लिए लिखें। सबसे बाहर वाले द्रव्यमान को कितनी त्रिज्या के पथ पर घूमना है, बोले जल्दी। 2l, 2l, क्योंकि केंद्र यही है तो इसकी यहां पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी। और मान लो यहां पर इसका घूर्णन हम किसी ओमेगा से करा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओमेगा ओमेगा दोनों में समान रहेगा तो कट जाएगा, वैसे भी हमें अनुपात जानना है। तो ओमेगा से घुमाना है पहली बात, 12 त्रिज्या पर घुमाना है दूसरी बात, और द्रव्यमान कितना है जिसको हम घुमाना चाहते हैं। तो इस द्रव्यमान को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कितना चाहिए होगा, तो आप कहेंगे m यानी 2m, ओमेगा स्क्वायर और r की जगह 2m। इसे प्रदान करने के लिए आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बल कौन लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ T1। कुछ लोग कहेंगे सर T1 प्लस T2 लगेगा इस पर, अबे नहीं लगेगा। यहां जुड़ कौन रहा है, ये वाली रस्सी, वो वाली रस्सी तो वहीं खत्म हो गई।
यानी वो रस्सी यहां इस पर बल सीधा डायरेक्ट आरोपित नहीं कर सकती। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है इस एकल वस्तु का चित्र बनाकर इस पर समस्त बल जो सीधे इस पर उपलब्ध है वो दिखाना है। और यहां पर उपलब्ध बल सिर्फ और सिर्फ केंद्र की तरफ T1 है, तो जितनी आवश्यकता है उसको किससे पूरा कर देंगे, T1 से। अब उस पर चलो बीच वाले छोटे द्रव्यमान m पर। इस m द्रव्यमान को कितने ओमेगा से घूमना है, ओमेगा से ही। इसकी त्रिज्या l। ये तो क्या हो गई इसकी बल की आवश्यकता, किस तरफ, केंद्र की। और अब इस पर बल कितना लग रहा है, T2 इधर और T1 इधर, लग रहा है कि नहीं लग रहा। केंद्र की और कुल बल क्या हो जाएगा, T2 माइनस। ये जो बल की आवश्यकता है, ये बल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन है, रस्सियां। और इस द्रव्यमान m पर दो रस्सियां हैं, एक अंदर की ओर खींच रही है और एक, तो कुल किधर चाहिए मुझे बेटा, अंदर की ओर। तो कुल अंदर की ओर आवश्यक इस बल को मैं क्या लिखूंगा, अंदर वाला बल माइनस बाहर वाला बल। तो मैं यहां से लिखूंगा T2 माइनस T1 बराबर, और मैं यहां से T1 का मान यहां रखूंगा, तो T1 कितना हो जाएगा, 2 2 4 m ओमेगा स्क्वायर एल, 4 m ओमेगा स्क्वायर एल। और ये T1 का मान जब यहां रखूंगा तो T2 कितना हो जाएगा, 4 और 1 ये 5 m ओमेगा स्क्वायर एल। नहीं होगा क्या। और अब अनुपात आप निकाल सकते हैं T1 बटे T2, 4 बटे।
पीएलटी होगी इसकी। क्या हो जाएगा? हाँ, नहीं हो गया इसमें। सिक्का नहीं फिसलना चाहिए किसके सापेक्ष? प्लेटफॉर्म के सापेक्ष, चकती के सापेक्ष। तो सिक्के पर अंदर की ओर जो बल की आवश्यकता है, कितने बल की आवश्यकता है सिक्के को? एम ओमेगा स्क्वायर। ये बल कौन प्रदान कर दे? घर्षण। और वो भी कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण। ये इसका आंसर हो गया। अब अगले सवाल में हमने क्या पूछा कि कब तक नहीं फिसलेगा? ओमेगा बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम उस लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आ चुके होंगे, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा घर्षण हमारी मदद। तो हम क्या समझते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर ठीक क्या कर दिया जाए? बराबर किसके? एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर इंटू आर। आके ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान सब जानते बेटा, कितना लिख दूंगा? म्यू एम जी। और ये हो जाएगा एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर इंटू आर। एम से एम काट। और म्यू जी कितना? 4। ओमेगा मैक्स स्क्वायर तो पता करना है। आर कितना? 20/100। तो ये उधर जाएगा ओमेगा मैक्स अंडर रूट 2√5 रेडियन पर सेकेंड। एक स्प्रिंग है जिसकी प्राकृतिक लंबाई L है, और यहां सवाल में कहा गया है कि इस स्प्रिंग को एक m द्रव्यमान के साथ इस प्रकार से बांधकर ओमेगा कोणीय चाल से घुमा दिया गया। किसी ओमेगा से m द्रव्यमान के साथ घुमा दिया। L लंबाई, O इसका केंद्र। स्प्रिंग में विस्तार ज्ञात करो।
m द्रव्यमान को वृत्तीय पथ के घूर्णन के लिए केंद्र की ओर बल कौन प्रदान करेगा? पर स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में है, क्या नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग बल लगा सकती है? नहीं, इसीलिए स्प्रिंग में क्या हुआ होगा? विस्तार। और स्प्रिंग विस्तारित होने के बाद अंदर बल लगा सकती है। तो स्प्रिंग कितना बल लगाएगी? अगर उसमें विस्तार को x मान लिया जाए तो स्प्रिंग कितना बल लगाएगी? बल हाफ के एक्स स्क्वायर, तो संचित ऊर्जा को बताता है के एक्स। और अगर स्प्रिंग की नेचुरल लंबाई l है तो अब उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी? l प्लस। बेटा इसकी नेचुरल लंबाई l है, पर ये l पे रहता तो स्प्रिंग बल नहीं लगाएगी, तो वृत्तीय पथ पर घूमना संभव। वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए स्प्रिंग को अंदर की ओर बल, वो बल क्या हो जाएगा? और अगर के एक्स बल लगाया यानी स्प्रिंग में कितना विस्तार हो चुका है, उसकी नेचुरल लंबाई कितनी थी, यानी अब वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो गई? l प्लस एक्स। तो हम यहां से अब समीकरण क्या लिख सकते हैं? समीकरण क्या लिख सकते हैं कि बल जो केंद्र की ओर लगा है के एक्स बराबर m ओमेगा स्क्वायर l प्लस। और मुझे निकालना क्या है? तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x, और ये के एक्स, इसको इधर ले लेता हूं तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर x बराबर m ओमेगा स्क्वायर l, और x का मान मुझे ज्ञात करना है, तो m ओमेगा स्क्वायर l बटे k माइनस m ओमेगा। चलिए अभी यहां तक की जो बातें कंप्लीट हुई है ना, इनसे आप ELP 3 तक तो कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट के बाद आप ELP 3 तक समय निकाल के जरूर करें, वो भी मैं बता देता हूं। और ELP 3 के बाद ELP 4 में भी आप लिख लें। ELP 4 में सवाल नंबर 1 2 3, ELP 3 तक कंप्लीट, और ELP 4 में सवाल नंबर 1 2 3। मॉड्यूल मुझे दिखा दे। मिल जाएगा मॉड्यूल में। एक्सरसाइज 1 पकड़ो, एक्सरसाइज 1 में एक से 28 तक, एक्सरसाइज 1 1 से 28 ये काम करके आए, क्योंकि यहां तक का अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। टेस्ट में सर्कुलर नहीं दिया है, सिर्फ उसके पहले की चीजें हैं, यानी सेंटर ऑफ मास कोलिजन और वर्क एनर्जी पावर, है ना।